नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है मोस्ट पॉलिटी 15 MCQs ऊपर आधारित। तो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कला और संस्कृति पर आधारित है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो है मुक्ति मंडप के अनुसार 2024 में पाना संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो मुक्ति मंडप के अनुसार 2024 में पाना संक्रांति के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 16 अप्रैल। तो जो मुक्ति मंडप के अनुसार 2024 में पाना संक्रांति है वो कब मनाई जाएगी। तो देखते हैं कि हमारे इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो 14 अप्रैल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 अप्रैल ऑप्शन नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर, जो है मुक्ति मंडप के अनुसार 14 अप्रैल को पर्ण संक्रांति मनाई जाएगी। पर्ण संक्रांति, जिसे महाविषुवा संक्रांति भी कहा जाता है, पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऐसा तब माना जाता है जब सूर्य हिंदू सौर कैलेंडर के अनुसार मीना राशि यानी कि मीन से मेष राशि में स्थानांतरित होता है, जो उड़िया नववर्ष का प्रतीक है। तो मुक्ति मंडप के अनुसार पर्ण संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। त्योहार के दौरान पना खाने का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 बुरी आत्माओं से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 गर्मी से बचने के लिए। तो जो त्योहारों के दौरान पना खाने की प्रतीकात्मक महत्ता है वो क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 गर्मी से बचने के लिए इसका महत्व है। आगे देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो है पना संक्रांति के दौरान पना खाने का प्रतीकात्मक महत्व गर्मी को मात देना है। पाना एक ठंडा और ताज़ा पेय है जो पाना संक्रांति के आसपास शुरू होने वाले गर्मी के महीनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पाना में मौजूद सामग्री जैसे फल, सब्जियां वे अक्सर प्राकृतिक शीतलन गुण होते हैं। यह त्योहार ओडिशा में गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो है पना संक्रांति की शुरुआत किससे होती है। तो ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर 1 उड़िया चंद्रवर्ष, ऑप्शन नंबर 2 उड़िया सौर वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 मानसून का मौसम, ऑप्शन नंबर 4 शीतकालीन संक्रांति। तो पना संक्रांति की शुरुआत किससे होती है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो उड़िया सौर वर्ष से पना संक्रांति की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 2। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, जो है पना संक्रांति उड़िया और सौर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भारत के उड़ीसा में सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल का स्वागत करने के तरीके के रूप में मनाया जाता है। यह सूर्य के मेष राशि में संक्रमण का प्रतीक है, एक ऐसी घटना जो बसंत के आगमन और सर्दियों के अंत की शुरुआत करती है। यह दिन कृषि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर, जो है महाविषुवा संक्रांति से जुड़े पारंपरिक पेय को क्या कहा जाता है। तो महाविषुवा संक्रांति से जो पारंपरिक पेय जुड़े हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर 1 तरानी, ऑप्शन नंबर 2 भंगा, ऑप्शन नंबर 3 पैना, ऑप्शन नंबर 4 लस्सी। तो इसको कहा जाता है
पाना तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ओर, जो है पना संक्रांति से जुड़े। पारंपरिक पेय पना है भारतीय राज्य उड़ीसा में उड़िया नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पना संक्रांति पना नाम के एक विशेष मीठे पेय के वितरण का पर्याय है। यह स्वादिष्ट मिश्रण पानी, गुड़, अपरिष्कृत चीनी है और विभिन्न मसालों और फलों के मिश्रण से बनाया जाता है, जो इसे एक अनोखा और ताज़ा स्वाद देता है। पना उत्सव समारोह में गहराई से में शामिल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गर्मी से राहत देता है, समुदायों के बीच ठंडक और मिठास फैलाने का प्रतीक है। पना बांटने से न केवल प्यास बुझती है, बल्कि सामाजिक बंधन भी मजबूत होते हैं, जो खुशी साझा करने और एकजुटता की भावना का प्रतीक है, जो त्योहार का सार है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो है पना संक्रांति को और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पाना दिवासा, ऑप्शन नंबर 2 महाविषुव संक्रांति, ऑप्शन नंबर 3 विषुव संक्रांति, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा दिवस। तो पना संक्रांति को महाविषुव संक्रांति, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, महाविषुव संक्रांति कहा जाता है। तो देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो है पना संक्रांति, जिसे विषुव संक्रांति के नाम से जाना जाता है, उड़िया नव वर्ष का प्रतीक है और यह भारतीय राज्य उड़ीसा में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में निहित यह त्यौहार सौर वर्ष और मेष महीने की शुरुआत के साथ मेल खाता है। ये आमतौर पर हर साल 14 से 15 अप्रैल को पड़ता है, जो भारत भर में इसी तरह के उत्सव के अवसरों जैसे पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, बंगाल में पोहेला, बैसाख और केरल में विषु के साथ मेल खाता है। पना संक्रांति का नाम पना से लिया गया है, जो पानी, गुड़ और विभिन्न प्रकार के मसालों और फलों से बना एक पारंपरिक मीठा पेय है। यह पेय उत्सव के जश्न के हिस्से के रूप में लोगों के बीच वितरित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो मौसम के गर्म महीनों की ओर बढ़ने के लिए उपयुक्त है। पना का वितरण समुदाय के बीच खुशी, मिठास और सौहार्द साझा करने का प्रतीक है, जो भारतीय त्योहारों के सार को दर्शाता है, जो यहाँ सामाजिक बंधनों का पोषण किया जाता है और मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो है राजहंस उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो राजहंस उत्सव बताना है कि किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो राजहंस उत्सव है जो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसी के साथ देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलपट्टी पक्षी अभयारण्य के पास पुलकिट झील पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फ्लामिंगो उत्सव मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। इस उत्सव के दौरान कई मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह लोगों को यह विविधता का अध्ययन करने और संरक्षण उपाय शुरू करने का अवसर भी प्रदान करता है। आगे और जानकारी देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो समारोह आयोजित होते हैं वो है राजहंस महोत्सव, हमने पढ़ ही लिया। तो श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव, विशाखात्सव। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है, जैसे कंबाला महोत्सव, करगा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, बैरामुडी महोत्सव, ब्रह्मोत्सव महोत्सव। और तमिलनाडु में कौन कौन से है, पोंगल पुट्टू महोत्सव, चंपारा महोत्सव, महामहिम महोत्सव। तो केरल में है ओनम, मरकबिल्कु,
मकरबिल्कू महोत्सव, विशु महोत्सव, थेयम महोत्सव। तो ये सभी अलग अलग राज्यों के समारोह है जो आयोजित किए जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मटकी बताना है कि किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो मटकी जो एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, तो बताना है कि किस राज्य का है। तो ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मटकी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है। मटकी नृत्य शैली मध्य प्रदेश में खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित की गई है। छोटे घड़े का उपयोग करके किया जाने वाला प्रदर्शन मध्य भारत का एक लोक नृत्य है जिसे मटकी नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है। तो जो मटकी लोक नृत्य है ये मटकी के द्वारा किया जाता है। देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो जैसे कि असम में बिहू नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महाराष्ट्र डोगी, झुमुरा, होप जनाई, ये असम के मशहूर नृत्य है। और मध्य प्रदेश के हैं आडा खड़ा नाच, सेल भदोनी नाच, फूल पत्ती गिड्डा। और बिहार के हैं बखो विखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जाता जटिन, पवरिया। और राजस्थान के हैं घूमर, चक्री, गनगौर, चांग और कालबेलिया। तो ये राजस्थान के मशहूर नृत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। तो जो मोत्सु उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है भारत के। तो नागालैंड हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बारे में और जानकारी देखते हैं जो है नागालैंड के एओ जनजाति का एक ऐसा खास त्योहार है जिसे मोत्सु त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़ी बाहरी आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। तो देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार। तो नागालैंड का जो त्योहार है हार्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव और सिक्रेनी महोत्सव। और अरुणाचल प्रदेश का है लोसार महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, सॉन्ग महोत्सव, रेह महोत्सव। तो मिजोरम का आ गया है चपचारकुट, मीमकुट, पावलकुट। मेघालय खासी महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। ये मेघालय के यो त्योहार है। आगे है असम, असम में है बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबासी महोत्सव। ये असम के हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9, विष्णु के 5वें अवतार को डैश के नाम से जाना जाता है। तो हमें विष्णु के 5वें अवतार का नाम बताना है कि कौन से नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे ब्रा, ऑप्शन नंबर 1 ब्रा, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3 वामन, ऑप्शन नंबर 4 नरसिंह। तो विष्णु के 5वें अवतार को वामन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है विष्णु के 5वें अवतार को वामन के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतार है और अनगिनत अपूर्ण अवतार है। तो आगे देखते हैं जो अवतार हुए हैं और कौन कौन से युग में हुए हैं। जो है पहला अवतार हुए हैं मत्स्य जैसे सतयुग में, दूसरा कुर्म
सतयुग में, बराह सतयुग में, नरसिम्हा सतयुग में और वामन हुआ त्रेता युग में। परशुराम ये भी त्रेता युग में, राम त्रेता युग में। आगे कृष्णा ये भी द्वापर युग में हुआ था, द्वापर युग। बुद्ध द्वापर युग। कलिक कली युग में, जो 10वें नंबर पर आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो है केलुचरण महापात्र नृत्य की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के प्रतिपादक थे। केलुचरण महापात्र नृत्य की निम्नलिखित में किस श्रेणी के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 3 भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 4 ओडिसी। तो जो केलुचरण महापात्र नृत्य है ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये ओडिसी श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे इसके और महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ओडिसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। ओडिशा के प्रसिद्ध नर्तक है सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हुए हैं। तो और जानकारी देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि कौन कौन से राज्य के नृत्य हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। जैसे भरतनाट्यम है तो ये तमिलनाडु का है। तो जैसे इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम आदि। ये भरतनाट्यम में प्रसिद्ध है और तमिलनाडु के राज्य से है। आगे है कुचिपुड़ी, जैसे आंध्र प्रदेश में शोभा नायडू, इसके कलाकार हुए राजा और राधा रेड्डी, जामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार आदि। आगे है सत्रिया नृत्य, जिसे का असम राज्य में है होता है। जैसे इसके प्रसिद्ध कलाकार है रंजू मोनी, श्रीमंत शंकरदेव, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, जो है लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो जो लोक नृत्य तरंगमेल है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं इसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो है तरंगमेल गोवा का लोक नृत्य है जो क्षेत्र की युवावस्था का जश्न मनाता है। यह दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है जे है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिय। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं कुछ राज्य के नृत्य और विख्यात नर्तक, जो है भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है। तो इसके जो नृत्यकी हुए हैं वो है रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, जामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। आगे है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, राजा रेड्डी और जामिनी कृष्णमूर्ति हुए हैं इसके जो नर्तक हुए हैं। आगे है कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य, इसके हुए शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, ये इसके नर्तक हुए हैं। आगे है मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, ये है गुरु विपिन सिंह, इसके नर्तक हुए हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह, चारुसिजा माथुर। आगे है कथकली जो कि केरल का है, ये है कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी मदाबुर वासुदेवन नायर। तो ये इसके नृत्य हुए कथकली के। आगे है ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, इसका है केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह, ये इसके नृत्य हुए हैं। आगे है मोहिनी अट्टम जो कि केरला का है, टी चिन्नम्मू अम्मा, कलामंडलम सुगंधी। आगे है सत्रिया नृत्य जो कि असम का है,
इंदिरा पीपी बोरा, मणिराम दत्त, मुख्तार, ये इसके नर्तक हुए हैं। आगे है शाउ नृत्य। जो है शाउ नृत्य भारत का 9वां नृत्य रूप है। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य का उल्लेख सबसे पहले भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में एक प्रसिद्ध कृति में मिलता है। शाउ नृत्य भारत का 9वां नृत्य रूप है। तो जो शाउ नृत्य है ये भारत का 9वां नृत्य रूप है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, जो है निम्नलिखित में से चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से चित्रकला की कौन सी शैली संबंधित है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 लघु, ऑप्शन नंबर 2 मधुबनी, ऑप्शन नंबर 3 कलाम, ऑप्शन नंबर 4 बार्ली। तो महाराष्ट्र से संबंधित चित्रकला की शैली कौन सी है, तो वो है बार्ली, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जो है बार्ली पेंटिंग एक प्रकार की जनजातीय कला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति द्वारा प्रचलित है, जिसे वर्ली कहा जाता है। अन्य स्थानीय जनजातियां भी इन चित्रों के निर्माण में भाग लेती हैं, जो पारंपरिक रूप से केवल त्योहारों के मौसम और शादियों के दौरान घर की दीवारों पर बनाई जाती है। यह अपनी सादगी और जीवन रूप के प्रतीकों, आकृतियों और आकृतियों के आवर्ती संयोजनों का उपयोग करके आदिवासी लोगों के दैनिक जीवन के दृश्यों को चित्रित करने के लिए शांत रंगों का उपयोग में प्रतिष्ठित है। ये एक चित्र है जो इसको चिन्हित करता है। आगे है इसके कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रकार, जैसे चित्रकला की शैलियां हैं और कौन से राज्य की है देखते हैं। जैसे राजस्थान की लघु शैली है, बिहार की मधुबनी, आंध्र प्रदेश की कलाम, पश्चिमी बंगाल की बंगाल पैंट की काली घाट पेंटिंग है, राजस्थान की फर्जा पहाड़ी कला, उड़ीसा की पटचित्र है। तो ये अलग अलग राज्य की अलग अलग चित्रकला की शैलियां हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जो है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान, तो ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर 1 जयपुर घराना, ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली घराना और ऑप्शन नंबर 4 किराना घराना। तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है किराना घराना के प्रतिपादक थे। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। किराना घराना सबसे प्रमुख भारतीय शास्त्रीय ख्याल घरानों में से एक है और ये ज़्यादातर सुरों की उत्तम स्वर शैली से जुड़ा है। घराना शैली आगे विकसित हुई और 19वीं सदी के अंत 20वीं सदी की शुरुआत में संगीतकार अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान द्वारा आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की में महत्वपूर्ण शैलियों में से एक के रूप में स्थापित की गई। संगीत के इस विद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे और तहसील कैराना से आया है। आगे देखते हैं इसकी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि इसकी टिप्पणियाँ हैं, संस्थापक है, घराने हैं और घंटाक है। तो ग्वालियर घराना है, इसके संस्थापक है उस्ताद हंसू खां, उस्ताद हंदू खां, उस्ताद नथू खां। और टिप्पणियाँ, यह सभी ख्याल गायन शैलियों में सबसे पुरानी है। गायन की इस शैली की विशेषता इसकी स्पष्टता और सरलता के रूप में देखी गई है। बालकृष्ण बैचल, करंजीकर, विष्णु दिगंबर, पुरस्कार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रे बुद्धे और मालिनी राजूरकर, ये इसके घाताक है। आगे हैं
बनारस घराना, पंडित गोपाल मिश्र। बनारस घराना बनारस और गया के ठुमरी गायकों द्वारा ज्ञात ख्याल गायन की महान मधुर शैली के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। राजन मिश्र, साजन मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य इसके घातक है। आगे है आगरा, इसके संस्थापक है हाजी सुजान खान, उस्ताद गंगे खुदा बख्श। और इसकी टिप्पणियां है आगरा घराना आवाज में सशक्तता और गहराई विकसित करने को बहुत महत्व देता है ताकि स्वर शक्तिशाली और गूंजने वाले हो। आगे इसके घातक है फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी। आगे है किराना घराना, इसके संस्थापक है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। और इसकी टिप्पणियां हैं संगीत के इस विद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कस्बे और तहसील कैराना से आया है। हीरा भाई बड़ौदकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्नी, ये इसके घातक है। आगे है पटियाला घराना, जो है इसके संस्थापक उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। इसकी टिप्पणियां हैं पटियाला घराने को दिल्ली घराने की शाखा माना जाता है। पटियाला घराने की विशेषता अधिक ताल वादन और लयकारी द्वारा बोलो विशेष रूप से बोलतान का प्रचुर उपयोग है। इसके घातक है बड़े गुलाम अली खान, अजाय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला डैनी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना और अन्य। आगे है दिल्ली घराना, इसके संस्थापक है मियां सिंदार खान डाडी, मियां सिंदार खान डाडी। दिल्ली घराना के प्रतिनिधित्व तनरास खान और छब्बू खान ने किया था। दिल्ली घराने का मुख्य आकर्षण मनोभावन विस्तार और उत्कृष्ट रचनाएं हैं। चांद खान, नासिर खान, अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्ण विष्ट, इसके घातक है। आगे है मेवाती घराना, जो है इसके संस्थापक खग्गे नज़ीर खान। आगे इसकी टिप्पणियां हैं मेवाती घराना राग के स्वरों के माध्यम से उसकी मनोदशा विकसित करने को महत्व देता है और इसकी शैली भाव प्रधान है। यह पाठ के अर्थ को भी उतना ही महत्व देता है। इसके घातक है पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, सजीव, अभयंकर और अन्य। आगे है प्रश्न नंबर 14, जो है मार्शल आर्ट का रूप थांग ता भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो मार्शल आर्ट का रूप थांग तांग भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से ये संबंधित है। आगे इसके देखते हैं प्रमुख बिंदु, जो है मेघालय में बांग्ला नृत्य होता है, मिजोरम में बांस नृत्य, मणिपुर में थांगता, त्रिपुरा में होजागिरी। आगे है मणिपुर राजधानी में इम्फाल, राज्यपाल अनसुईया उइके, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और लोकतक झील का अभिन्न अंग है। आगे है मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म थांग ता खेलो इंडिया 2021 में प्रदर्शित होगा। पंजाब का गतका, केरल का क्लारीपट्टू और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाने वाला प्रसिद्ध खेल मलखंबा भी खेलों का हिस्सा होगा। तो ये जो थांग ता खेलों में
खेलो इंडिया में 2021 में प्रदर्शित हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेबारा त्योहार मनाया जाता है? नवकलेबारा त्योहार। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो ये नवकलेबारा त्योहार है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। आगे हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है, उड़ीसा में प्रसिद्ध नवकलेबारा त्योहार मनाया जा रहा है। ये उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा है। गजपति रामचंद्र देवा को नवकलेबारा उत्सव का संस्थापक माना जाता है। देवता एक विशेष प्रकार के नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिन्हें दारू ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। आखिरी नवकलेबारा उत्सव 2015 में था। 2015 के नवकलेबारा उत्सव की स्मृति में भारत ने 10 रुपये और 1000 रुपये के मूल्य वर्ग में सिक्के जारी किए थे। अगला कार्यक्रम 2034 में आयोजित होने वाला है। हाल ही में भगवान जगन्नाथ ने नवकलेबारा उत्सव में ₹10 और ₹1000 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। आगे है भारत में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार भारत के राज्यों में, जैसे कि पश्चिमी बंगाल में है दुर्गा पूजा, डोल पूर्णिमा, त्रिपुरा में गरिया पूजा, खर्ची उत्सव, नीरमहल उत्सव। आगे है सिक्किम में फांग, लहाबसोल, द्रुपका, तेशी, बुमचू। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।